हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में जो निफ्टी है वो एक साल से वहीं का वहीं मूवमेंट कर रहा है। ये मैंने आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया है। मंथली चार्ट मीन्स एक कैंडल एक महीने की है। आप यहां पर देखेंगे कि एक साल से निफ्टी एक रेंज बाउंड में ही है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। मैनी टाइम निफ्टी ने कोशिश की ऊपर जाने की, बट वापस नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। अभी रिसेंटली आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 13 जनवरी सुबह 8 बजे है, बट स्टिल निफ्टी देखिए 2-3 दिन से स्ट्रगल कर रहा है। उसका रीजन क्या है स्ट्रगल करने का, और कब हम निफ्टी के वापस वही लेवल्स देखेंगे जो हमने पहले देखे हैं 26,277, या कब हम निफ्टी को देखेंगे कि 28,000 या 30,000 के पार जाएगा। तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, निफ्टी को ऊपर अगर जाना है तो यहां पर एक बाइंग चाहिए होगी। बाइंग कहां से? एफआईआई से, डीआईआई से, बिग प्लेयर से, म्यूचुअल फंड से। जैसे बाइंग आएगी, मार्केट में पैसा आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा। बट मैं आपको कुछ और सच्चाई दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं गया हूं गूगल पर और मैंने एफआईए डेटा सर्च किया है। अब ये एफआईए का ईयरली डेटा है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहले थोड़ा सा पास्ट देख लेते हैं। 2008 में एफआईए ने 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट से निकाला था, बट 2009 में 24,000 एंड 62,000 ऐड किया था। सेम 11 में निकाला, 12 में उससे ज्यादा ऐड किया। मींस पास्ट में ऐसा रहा है कि एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जितना पैसा निकालते हैं उससे ज्यादा पैसा ऐड कर देते हैं। बट रिसेंटली अगर हम देखें, रिसेंटली अगर मैं डेटा दिखाऊं आपको, तो बहुत ही शॉकिंग डेटा है। शॉकिंग डेटा क्या है? ये मैंने एफआईए का डेटा निकाला है और ईयरली चार्ट पर निकाला है। अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली, अभी तो जनवरी के 13 दिन हुए, 12 दिन हुए, मीन्स यू समझो आज तो 13th डेट है। इस महीने में भी एफआईआई ने नेट में 15,000 करोड़ का सेलिंग किया है। अगर मैं बात करूं 2025 की, लास्ट ईयर की, एफआईआई ने 3 लाख करोड़ के शेयर्स बेचकर इंडिया से पैसा निकाल दिया है। उससे पहले की बात करूं 2024 की, तो एफआईआई ने 3 लाख करोड़ के शेयर्स 2024 में भी बेचे थे। 23 में, 22 में, 21 में आप देखिए कॉन्टिन्यूस एफआईआई अपना पैसा निकालते जा रहे हैं, जो हमारे भारतीय बाजारों के लिए, इंडिया के मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने पहली बार निकाला है, पहले भी निकाला है इन्होंने पैसा, बट उसके बाद उससे बड़े अमाउंट के साथ वो वापस आए हैं। बट इस बार क्या हो रहा है? इस बार कंटिन्यूस ये लोग निकालते ही जा रहे हैं और वापस ही नहीं आ रहे हैं। अगर यही मैं डीआईए की बात करूं, अब आपको लगेगा कि भारतीय बाजारों में से इतना पैसा बाहर जा रहा है, तो फिर बाजार टिके कैसे हुए हैं? तो वो टिके हुए हैं डीआईए की वजह से। अगर मैं आपको डीआईए का ईयरली डेटा दिखाऊं, तो डीआईए कंटिन्यूस पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में ऐड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं। बट अगर इसी टाइम पर एफआईआई की बाइंग पे आ गई, तो मार्केट जल्दी से, मैं बोलता हूं 26,000 नहीं, 30,000-35,000 को भी क्रॉस कर देगा। बट एफआईआई वापस नहीं आ रहे हैं। तो हमें एक रीजन समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक साइड है कि डीआईआई का बाइंग चल रहा है, डीआईआई मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। दूसरी साइड एफआईआई कॉन्टिन्यूस पैसा निकालते जा रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और एफआईआई क्यों बाहर जा रहे हैं, उस चीज को हमें समझना होगा। अब उसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए 2 कंट्रीज हैं, ए एंड बी, और कोई एफआईआई है जो यूएसए में है, उसे पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके पास 2 ऑप्शन है, एक कंट्री ए है, कंट्री बी है। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे ए कंट्री कौन सी है, बी कंट्री कौन सी है, ठीक है। तो ए कंट्री में सपोज करो इन्होंने $1 लाख भेजे, $1 लाख भेजा। अब ए कंट्री सपोज करते हैं कि इंडिया है, तो एट प्रेजेंट इंडिया में 90 के अप्रॉक्स डॉलर का प्राइस चल रहा है। तो इनका जो रुपीस हो जाएगा वो हो जाएंगे 90 लाख रुपीस। मीन्स अमेरिका से जो $1 लाख इंडिया में आ रहे हैं, एफआईएस जो पैसा ला रहे हैं, वो हो जाएंगे 90 लाख रुपीस।
अब इस 90 लाख को FIIs ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया और 90 लाख का सपोज करते हैं कि अप्रोक्स नंबर ले लेते हैं कि उन्होंने इस 90 लाख पर 20 लाख का प्रॉफिट कर दिया। मैं अप्रोक्स नंबर ले रहा हूं, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने प्रॉफिट किया 20 लाख का। अब 20 लाख का प्रॉफिट करने के बाद यही लोग ये पैसा वापस यूएस ले जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। पर यहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इंडिया ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्यू ईयर्स अगो 0 था, फिर 10% हुआ, नाउ 12.5% है। मींस FIIs जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसका 12.5% उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देना है। अगर मैं 20 लाख में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दूं जो अप्रोक्स 2,50,000 रुपीज हो जाएगा, तो FIIs को जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 17,50,000 रुपीज। अब 17,50,000 रुपीज में से FIIs क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को और अपना जो लगाया हुआ अमाउंट है वो वापस यूएस ले जाएंगे। पर यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है, जो रुपी है, वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है, वो डिवैल्यूड होता जा रहा है। आप देखिए फ्यू इयर्स अगो $60 था, देन 70 हुआ, देन 80 हुआ, देन 90 हुआ। अब जब ये लोग $1 लेकर आए थे, इनको 90 रुपीस मिला था। अब सपोज करते हैं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और 1 साल बाद या 2 साल बाद डॉलर का वैल्यू हो गया 99 रुपीस। तो अब यहां क्या होगा, इन्हें $1 वापस यूएस में चाहिए तो इंडियन करेंसी में 99 रुपीस पेमेंट करना होगा क्योंकि रुपी का वैल्यू डिक्रीज हो गया। अब यहां पर हो ये रहा है कि एक तो ये लोग पैसा कमा रहे हैं, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स का जो गेन है वो देना है, और दूसरा रुपी की डिवैल्यूड होने की वजह से उन्हें ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो उनके हाथ में जो बचता है वो ना के बराबर अमाउंट बचता है, इसलिए ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब दूसरी साइड में एक एग्जांपल लेता हूं बी कंट्री का, जो चाइना है। अब चाइना में भी उन्होंने सपोज कीजिए $1,00,000 भेजा और वहां पर भी उन्हें अमाउंट मिला, चाइनीज करेंसी में मिला होगा, युआन है वहां की करेंसी। अब वहां की गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेती, 0 कैपिटल टैक्स है, कैपिटल गेन पर टैक्स 0 है। तो अगर उन्होंने वहां पर 20 लाख का प्रॉफिट किया, इट मींस पूरा का पूरा प्रॉफिट उनके पास रहेगा क्योंकि कोई टैक्स नहीं है। और दूसरी बात है कि वहां की करेंसी डेप्रिशिएट भी नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो इंडिया के कंपेयर में बहुत कम हो रही है। तो उन्हें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो वापस जब यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा पैसा उन्हें मिलता है। मींस अगर उन्होंने 20 लाख या 20% या कोई भी एक अमाउंट अर्न किया है तो वो पूरा का पूरा ले जा सकते हैं। यहां पर ऐसा होगा कि जब वो 1 लाख आए तो उन्हें 90 लाख मिले, अब उन्हें वापस यूएस डॉलर्स में 1 लाख चाहिए तो अब 99 लाख देना पड़ेगा अगर डॉलर का प्राइस 99 हो गया तो। लास्ट फ्यू डिकेड्स तो यही बता रहे हैं या फ्यू ईयर्स तो यही बता रहे हैं कि डॉलर और रुपी के सामने रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो FIIs का अब इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब हमें है कि हमें अपनी रुपी को मजबूत करना होगा। उसके लिए क्या करना है, हमारे पास टूरिज्म तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बाहर के टूरिस्ट इंडिया आएंगे। टूरिज्म में इंडिया इतना आगे नहीं है जितना दुबई, सिंगापुर या बाकी कंट्रीज हैं। दूसरा है कि अगर हमें रुपी को मजबूत करना है तो हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें बहुत सारा काम करना है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, हमारे कैपिटल में डेफिसिट चल रहा है, हमारा जितना इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट उससे कम है, जबकि चाइना की कंडीशन अलग है। चाइना हर साल जितना इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज चाइना से परचेज करती हैं तो वहां का पेमेंट पूरा चाइना आता है। तो चाइना के पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत है, हमारे पास इतना नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, जो गोल्ड आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके सामने हमारा एक्सपोर्ट कम है। यही रीजन है कि हमारे रुपी का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है। और जब तक रुपी अपनी वैल्यू को सस्टेन नहीं करेगा तब तक FIIs की यही हालत आपको दिखेगी। आप देखिए लास्ट 5 साल से FIIs ने कंटिन्यूअस भारतीय बाजारों में से पैसा निकाला है, और अगर आगे यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी आप 25-26 हजार के बीच में देख रहे हो, इसी स्पीड से अगर
बाजारों से पैसा निकलता रहा या एफआई गए तो ये 30,000 तो छोड़ो, ये शायद 25 भी सस्टेन कर पाए या वापस 23 या 22 या 21,000 के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिले। अगर आने वाले एक साल की बात करूं 2026 में इसी हिसाब से पैसा निकलता रहा, निफ्टी 26,000 27,000 क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब ये आपको देखना कहां है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ये मैं डेटा जो देख रहा हूं ये स्टॉक एज की वेबसाइट से डेटा देख रहा हूं। यहां पर आप एफआईआई देख सकते हैं, आपके पास ईयरली डेटा है, आपके पास मंथली डेटा का ऑप्शन है कि मंथ ऑन मंथ एफआईआई ने निकाला है। आप देखिए जब इन्होंने डाला है ना, छोटा सा अमाउंट है 2000 2700, और जब निकाला है तो 47,000 करोड़ 35,000 करोड़, ये मंथली डेटा है। आप देखिए जनवरी में सबसे ज्यादा निकाला है और अब भी यही हो रहा है, जनवरी में निकाल रहे हैं। यहां पर आप मंथली ईयरली डेटा देख सकते हो। फिर से कह रहा हूं, भारतीय बाजारों में अभी निफ्टी 25-26,000 पर इसलिए सस्टेन कर रहा है क्योंकि डीआईआई पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स पैसा डाल रहे हैं। अगर एक बार म्यूचुअल फंड्स ने पैसा डालना बंद कर दिया या लगाना बंद कर दिया, भारतीय बाजार क्रैश हो जाएंगे, निफ्टी 20,000 भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई पोजीशन बना रहे हो तो इस चीजों को ध्यान रखना। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। रिसर्च एनालिस्ट का काम ये नहीं होता कि एक सिंगल स्टॉक कहां भाग रहा है, कहां गिर रहा है, उसमें कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं, नहीं, हमें पूरी इकोनॉमी को देखना होगा। अगर इसी स्पीड से एफआईआई का पैसा निकलता रहा, निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाएगा, पैसा निकलता जाएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, आप कितना ही रिसर्च क्यों ना कर लो, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में यह हो सकता है कि कमोडिटी या अदर फैक्टर्स जो हैं इन्वेस्टमेंट्स के, वो ऊपर चले जाएं, बट इक्विटी तो ऊपर नहीं जा सकता, निफ्टी तो ऊपर नहीं जा सकता। 90% लोग निफ्टी में पैसा लगाते हैं, बैंक निफ्टी में लगाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगाते हैं, कहते हैं लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? उन्हें इकोनॉमी का पता ही नहीं। एफआईआई से इतनी हैवी सेलिंग कर रहे हैं, कहां से निफ्टी ऊपर जाएगा, कहां से आपका पैसा बनेगा? इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होता है। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक को मत देखो, आप पूरी इकोनॉमी को देखो, पूरी इकोनॉमी क्या चल रही है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लॉस कर रहे हैं, जिन्हें सीखने की जरूरत है। ये वीडियो मैं यहीं पूरा कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।